वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 51 के क्वेश्चन नंबर 121 टू क्वेश्चन नंबर 140 हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 121 है आपकी स्क्रीन पर। एक मॉडल जिसमें पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह गोलाकार कक्षा में घूमते थे, ऐसा मॉडल पर विश्वास करते थे। आपको बताना है इनमें से वो कौन है जो ऐसे मॉडल पर विश्वास करते थे जिसके अंदर पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे मॉडल पर विश्वास कौन करता था, आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं क अरस्तु, ख ओपोलियस, हिपार्कस, ग है टॉलमी और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ सभी। एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर कहा गया है कि विश्वास करते थे, तो विश्वास करने में इन चारों लोगों का नाम आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये मॉडल किसने दिया, तो उसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तब टॉलमी हो जाएगा। टॉलमी ने ऐसा मॉडल दिया था जिसके अंदर पृथ्वी केंद्र में थी और सभी ग्रह सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ पृथ्वी के आसपास गोलाकार कक्षा में घूमते थे। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 122 नंबर का क्वेश्चन है, यह धारणा किसने दी, यानी यह मॉडल या ये आइडिया किसने दिया जिसमें सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते हैं। यहाँ पर मॉडल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पहले मॉडल क्या था पहले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में मॉडल ये हो गया है अब कि सूर्य बीच में है और पृथ्वी के साथ आदि ग्रह जो हैं और भी ग्रह हैं वो अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो ऐसा मॉडल किसने दिया, अब आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ख हो जाएगा, एरिस्टोकस। एरिस्टोकस ने ऐसा मॉडल दिया जिसे अंग्रेजी में, चलिए अंग्रेजी में छोड़िए, आप हिंदी में ही पढ़ लीजिए क्योंकि इंग्लिश का पेपर आप में नहीं दिया जाता है। आपका एक ही लैंग्वेज का पेपर होता है, बाइलिंगुअल पेपर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है यहाँ पर, मॉडल जिसमें सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित था तथा 6 ग्रह वृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते थे। प्रश्न नंबर 122 और प्रश्न नंबर 123 दोनों में कुछ समानताएं हैं। समानता यह है कि दोनों ही मॉडल में ये कहा गया है कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन जो प्रश्न नंबर 123 है उसमें एक और बात जोड़ दी गई है कि 6 ग्रह वृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते थे। अब ये मॉडल किसने बनाया आपको बताना है। तो ये मॉडल तैयार किया था कोपरनिकस ने। ख विकल्प जो है कोपरनिकस इस आंसर के लिए सही होंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कोपरनिकस ने ये बताया था कि सूर्य जो है वो मध्य में है, केंद्र में है, स्थित है और 6 ग्रह जो हैं उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। लेकिन एरिस्टोकस ने किसी ग्रह का स्पेसिफिक नाम नहीं बताया। उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि ये मॉडल किसने दिया जिसमें सूर्य केंद्र में था और वहाँ पर एरिस्टोकस का ऑप्शन ना हो, तो कोपरनिकस का ऑप्शन ही सही माना जाएगा, क्योंकि कोपरनिकस ने एरिस्टोकस के मॉडल का अध्ययन किया था और फिर ये मॉडल दिया था। ये मॉडल हालांकि बहुत ज़्यादा समान है, बहुत ज़्यादा समानताएं हैं इसमें एरिस्टोकस के मॉडल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 है, एक मॉडल जिसमें पृथ्वी केंद्र में हो। ऐसे मॉडल को हम क्या कहते हैं जिसमें पृथ्वी केंद्र में होती है, तो इस तरीके के हम मॉडल को बोलते हैं भूकेंद्रीय मॉडल। जब पृथ्वी मध्य में हो तो उसे कहा जाता है भूकेंद्रीय मॉडल, और जब सूर्य मध्य में हो तो उसे सूर्य केंद्रीय मॉडल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 125 है यहाँ पर, एक ग्रह जो चंद्रमा के समान कलाएं दिखाता है। कलाएं दिखाने का मतलब यहाँ पर फेसिस शो करना है, वो अपने फेसिस शो करता है। जिस तरीके से चंद्रमा हमें फेसिस दिखाते हैं हमारी पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं, तो आपको उस ग्रह का नाम बताना है जिसके अंदर ऐसी कलाएं दिखाने की क्षमता है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क मंगल, ख यम, ग शुक्र और घ है शनि। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग शुक्र। शुक्र हमारे चंद्रमा की तरह ही फेसिस शो करते हैं। प्रश्न नंबर 126 है, दूरवर्ती तारों की पृष्ठभूमि में निकटवर्ती तारों की इस बदलती स्थिति को क्या कहा जाता है।
सपोज कीजिए कि एक दूरवर्ती तारा है और ये हमारा एक निकटवर्ती तारा है, तो दूरवर्ती तारे की फेस पे या फिर इसके कॉन्ट्रास्ट पे जो निकटवर्ती तारा है ये अपनी स्थिति को बदलता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है इस फिनोमिना को? आपके पास यहाँ पर विकल्प है क तारकीय लंबन, ख तारकीय स्थिति, ग तारकीय कोण और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क तारकीय लंबन। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 127 की तरफ। ये है सबसे पहले किसने तारकीय लंबन को नापा? सबसे पहले वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तारकीय लंबन को नापा? अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए कि तारकीय लंबन को अंग्रेजी में एपरेंट शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। और आपको अब उन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने, खगोल शास्त्री का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले तारकीय लंबन को मापा है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क विलियम हॉर्सले, ख हार्लो शैप्ली, ग फ्रेडरिक बेसल और घ है सभी। प्रश्न नंबर 127 और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग। फ्रेडरिक बेसले ने सबसे पहले तारकीय लंबन को नापा था 1838 में। ये एक जर्मन के खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने दूरवर्ती तारे के मुकाबले निकटवर्ती तारा जो हमारा सूर्य है उसकी स्थिति में प्रतिदिन 1 डिग्री का बदलाव देखा था। ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक बेसल ने दूरवर्ती तारे के मुकाबले निकटवर्ती तारे में प्रतिदिन कितने डिग्री का बदलाव देखा था, तो वहां पर 1 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 128 की तरफ। मंदाकिनी किससे बनती है? अंग्रेजी में मंदाकिनी को गैलेक्सी कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में नाम भी थोड़ा सा याद रहे तो आप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि हिंदी में टोटली डिफरेंट नाम होता है। मंदाकिनी किससे बनती है यानी कि गैलेक्सीज किससे बने होते हैं? आपके पास यहाँ पर विकल्प है क गैस, धूल और सितारा, ख है गैस, ग है गैस और पत्थर और घ है यहाँ पर सितारा और पत्थर। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क गैस, धूल और सितारे से बनती है गैलेक्सी, जिसे हिंदी में मंदाकिनी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 129 की तरफ। ये है तारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, या फिर पहले सबसे पहले किसने तारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया? आपके पास विकल्प है क विलियम हॉर्सली, ख हार्लो शैप्ली, ग फ्रेडरिक बेसल और घ है सभी। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प क विलियम हॉर्सले ने सबसे पहले तारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अच्छा, विलियम हॉर्सले की एक और बात बताएं, यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं विलियम हॉर्सले पर। एक प्रश्न तो आपकी स्क्रीन पर है, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इन्होंने यूरेनस जो हमारा ग्रह है उसकी डिस्कवरी की, साथ ही साथ गैलेक्सी का जो हमारी मंदाकिनी है, आकाशगंगा मंदाकिनी, उसकी सबसे पहले मानचित्र तैयार किया था विलियम हॉर्सले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 130 की तरफ। सर्वप्रथम आकाशगंगा मंदाकिनी के परिमाण व आकार का सर्वे किया वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे पहले उसके सर्वे किया, उसके परिणाम के बारे में, परिमाण और उसके आकार के बारे में। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ख हो जाएगा। हार्लो शैप्ली खगोल शास्त्री हैं और इन्होंने 1918 में सबसे पहले हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी के बारे में सर्वे किया था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 131 की तरफ। ये है एक प्रकाश वर्ष का सही मान क्या होता है? प्रकाश वर्ष आपको पता है अंग्रेजी में इसे लाइट ईयर कहा जाता है, और जो भी दूरी प्रकाश 1 वर्ष में तय करती है उसे हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपके पास यहाँ पर विकल्प है, सही मान बताना है आपको, और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये 1 प्रकाश वर्ष का सही मान्य है। पिछली बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 132 है, प्रकाश की गति प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड प्रकाश की गति क्या है यह आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प आपकी स्क्रीन पर, और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का 3 × 10⁵ किलोमीटर। अच्छा, ये किलोमीटर में है इसीलिए 10⁵ है। अगर ये मीटर में होता तो इसकी पावर क्या होती, इसकी वैल्यू क्या होती? इसकी वैल्यू तब ये हो जाती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अभी ये चूंकि किलोमीटर में है तो इसकी गति है 3 × 10⁵
किलोमीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 133 की तरफ। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम आपको यहाँ पर बताना है, आपकी स्क्रीन पर विकल्प, और सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न नंबर 133 के लिए ख बुध। बुध जो है वो सबसे निकट ग्रह है सूर्य से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 134 की तरफ। यह तारों या तारों के समूह से बने नमूने को क्या कहते हैं? आपको पता है कि आसमान में जो तारे होते हैं उनका एक समूह होता है, छोटे छोटे समूह में वो एक एक सैंपल बनाते हैं। एक जैसे कि आपको हिंदी में मैं विकल्प दूं तो सप्तऋषि आपने सुना होगा, अंग्रेजी में उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, डीपर, ये सारे नाम होते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो समूह है इसे हम क्या कहते हैं। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क सौर मंडल, ख तारामंडल, ग तारा, और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ख हो जाएगा, तारामंडल। प्रश्न नंबर 135। आकाश को कुल कितने तारामंडलों में बांटा गया है? आपको यहाँ पर बताना है कि आकाश में कुल कितने तारामंडल स्थित हैं या कितने तारामंडलों में बांटा गया है। प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं और इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ग हो जाएगा। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 136 की तरफ। मंदाकिनियों की आकृति होती है, गैलेक्सी कितने शेप की होती है? आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास विकल्प है कुंडलित, जिसे अंग्रेजी में स्पाइरल कहा जाता है, ख है दीर्घवृत्ताकार, जिसे एलिप्टिकल कहा जाता है, ग है असमाकृतिक, जिसे इरेगुलर कहा जाता है, और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ सभी। इन तीनों ही प्रकार की मंदाकिनियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 137 है, मंदाकिनियों के समूह अल्प या बृहद से मिलाकर या मिलकर बनता है जिनका व्यास 2 से 3 करोड़ प्रकाश वर्ष तक होता है। आपको बताना है कि उस मंदाकिनी के समूह को क्या कहिएगा जिसमें अल्प और बृहद मंदाकिनियां एक साथ मिलती हैं और उसका जो व्यास होता है वो तकरीबन 2 से 3 करोड़ प्रकाश वर्ष तक होता है। आपको अब यहाँ पर बताना है कि आप ऐसे समूहों को क्या कहेंगे। 137 नंबर का प्रश्न है और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा, अति समूह कहा जाता है जब मंदाकिनियों के समूह का व्यास 2 से 3 करोड़ प्रकाश वर्ष तक हो जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 138 की तरफ। ये प्रश्न है विकिरणें, जिसे अंग्रेजी में रेडिएशन कहा जाता है। विकिरणें जीवाणुओं को मार देती है। अब वो कौन सी विकिरण है जो जीवाणुओं को मार देती है, जर्म्स को मार देती है? आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं क रेडियो तरंगे, ख पैराबैंगनी, ग गामा किरणें, और घ है क्षय किरणें। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क पैराबैंगनी। पैराबैंगनी को अंग्रेजी में यूवी रेडिएशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 139। गर्म वस्तुओं जैसे हमारे शरीर, कक्ष तापक और गर्मी के बाद पृथ्वी आदि से निकलने वाली विकिरणें कौन सी किरणें होती हैं? आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, 37 डिग्री सेल्सियस आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है। तो हमारे शरीर से भी कुछ विकिरणें निकलती हैं। हमारा जो रूम का हीटर होता है, जिसे हिंदी में कक्ष तापक कहा जाता है, उससे भी किरणें निकलती हैं। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, गर्मी के दिनों में जब वो गर्म होने के बाद रात को जब वो ठंडी होती हैं तो उनमें से भी किरणें निकलती हैं, विकिरणें निकलती हैं, रेडिएशंस निकलता है। इसी प्रकार हमारी धरती से भी गर्मी के बाद विकिरणें निकलती हैं। आपको बताना है कि वो कौन सी विकिरणें होती हैं। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो अवरक्त विकिरणें होगा। अवरक्त विकिरणें, जिसे अंग्रेजी में इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 140 आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। अब एग्जामिनेशन आपकी बहुत ही करीब आ चुकी है, तो आप किसी भी कोर्स में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके उस एग्जाम की डेट भी साथ में लिख करके कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 140 है, किरणों का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है और ये नाभिकीय विस्फोटों से भी उत्पन्न होती हैं। अब आपको ऐसी किरण का नाम बताना है जिसका प्रयोग या उपयोग कैंसर के इलाज में होता है और ये किरणें नाभिकीय विस्फोट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी निकलती हैं। आपके पास यहाँ पर विकल्प है
क गामा किरणें, ख पैराबैंगनी, ग अवरक्त विकिरणें और घ है श किरणें। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क गामा किरणें। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने प्रश्न नंबर 121 से लेकर के प्रश्न नंबर 140 तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।